माना जाता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो कुछ ऐसा है जैसा कि इसके अंदर एक रखे बार मैग्नेट का होता है ना। पहले बहुत पहले लोग ऐसा मानते थे कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट ही रखा हुआ है, एक पूरा का पूरा ऐसा सॉलिड बार मैग्नेट है और जिसका अर्थ में फील्ड है। बट समय के साथ जब अपन माइंड कर पाए, अपन सोच पाए, देख पाए कि भाई अंदर कोई मैग्नेट वैग्नेट नहीं है, फिर आगे चल के थ्योरी आई कि अर्थ के कोर के अंदर जो मोल्टेन मटेरियल होता है उसके अंदर जो कन्वेक्शन करंट होती है, उस मोल्टेन मटेरियल में क्या है ना कि वो जो चार्जेस है या आयंस है वो प्लाज्मा फॉर्म में या बहुत ही हाई टेम्परेचर पे आयोनाइज्ड फॉर्म में ऐसा मानो, तो वो सर्कुलेट हो रहे होते हैं। तो उनके सर्कुलेट होने की वजह से एक तरह से मान लो कि सर्कुलर करंट्स बन रही हैं और उस करंट की वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म है। लेकिन अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड का नेट नेचर है वो बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट रखा हो, है ना। नेट नेचर जो इफेक्टिवली निकल के आता है वो बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसा कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट रखा हो। ये बात समझनी है, तो इसी को मान के सॉल्व किया जा सकता है। फिर कुछ टर्म्स है, एक होती है ज्योमेट्रिकल एक्सिस जिसपे अर्थ ऐसे घूम रही होती है ना। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ, मतलब ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है। ज्योमेट्रिकल या ज्योग्राफिकल एक्सिस, कई बार इसको पोलर एक्सिस भी कह देते हैं, है ना। अब अर्थ के अंदर जो ये मैग्नेट है ना, ये लगभग लगभग इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस के पैरेलल नहीं रखा है बल्कि कुछ एंगल पे रखा है। जो नेट मैग्नेटिक पोल्स की लोकेशन आती है वो कुछ एंगल पे आती है। ये एंगल वैसे तो टाइम के साथ चेंज होता है, अभी ये कुछ 15-16 डिग्री के आसपास है ना। डिफरेंट बुक्स में आपको डेटा डिफरेंट मिल जाएगा, इस एंगल की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये कहलाती है मैग्नेटिक एक्सिस। ये क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस। ये अपना ज्योग्राफिकल एक्सिस और ये अपना मैग्नेटिक एक्सिस। तो व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस? एन एक्सिस पासिंग थ्रू साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर और अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल से पास होने वाला, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होता है अपन जान गए, मेरिडियन भी बताऊंगा। ज्योग्राफिकल इक्वेटर, देखा इक्वेटर बेसिक बेसिक जो ज्योग्राफी जो अपन क्लास 10 तक सीखते हैं उससे अपने को ये पता चलता है कि इक्वेटर जो होता है ना, कि मान लो ये गोला है, ये इसकी एक्सिस है, ये सब सिर्फ समझना है, इसमें कुछ लिखने की वैसी बात नहीं है। तो ये इक्वेटर कहलाता है। एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन, वो क्या कहलाता है? इक्वेटर। तो जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के पैरेलल नहीं, एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन क्या कहलाता है? इक्वेटर। तो जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है दैट इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर, और जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है दैट इज मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। फिर देखो क्या है कि जो इक्वेटर होता है वो इस गोले को दो पार्ट में बांटता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है ना। तो ये जो गोला है, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है, वो इस स्फीयर को दो पार्ट में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। ज्योग्राफिकली ही नाम देते हैं, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर, ज्योग्राफिकली। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट रखा है वो उल्टा है। अर्थ के अंदर जो मैग्नेट रखा है वो उल्टा है। ये देखो, ये अपना ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये अपना ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। ये तो अपन जानते हैं, दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऊपर एंड दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अर्थ के मैग्नेट का साउथ, ये बात बस पता होनी चाहिए, अर्थ के मैग्नेट का साउथ नॉर्थ पोल के पास है और अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ कहाँ है? साउथ पोल के पास। और एक मैग्नेट की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे तरीके से एंटर होती हैं। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल पे एंटर हो रही हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। ये यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मैंने आपको ये मैग्नेटिक एक्सिस भी बता दिया और आपको इक्वेटर भी बता दिया, है ना। दो टर्म बची हुई है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये बेसिक ज्योग्राफी है, इसको ड्रॉ करने में आप बेकार बेकार उतना टाइम लेते, इसलिए मैं यहीं पे बता रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?
नहीं, ठीक है, चलिए आगे सुनो। अब मेरी बात सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये मेरिडियन। मेरिडियन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्लेन है। क्या है ये? प्लेन होता है। अच्छा, तुम्हें बहुत भयंकर दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या है कि ना, इस टॉपिक में जो लोगों को दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है किसमें है कि वो मेरिडियन देखना चाहते हैं सामने पेज पे, नहीं दिखेगी, है ना? क्योंकि बेटा ये पेज अपने आप एक 2D है। जो सामने तुम्हें सर्कल बना दिख रहा है ना, अर्थ, दैट इज अ स्फेयर, दैट इज अ स्फेयर। तो तुम्हें कभी भी सामने से मेरिडियन का प्लेन दिखेगा ही नहीं। तो तुम किसी भी चीज में तुम्हें कंफ्यूजन आएगा कि सर ये एंगल समझ नहीं आता, क्योंकि तुम एक्चुअली वो प्लेन देखना चाहोगे जो प्लेन तुम्हें आंखों से पेज पे नहीं दिख सकता, वो तुम्हें अपने दिमाग में सोचना होगा। मैं तुम्हें उसको सोचने का एक मेथड बताऊं, है ना? बहुत सिंपल होता है उसको सोचना, बट तुम तो ऐसा मान लेना कि ये बाय डेफिनेशन ऐसा है। तो सुनना, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है। सबसे पहले अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं? ज्योग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन डिफाइन करने से पहले या प्लेन डिफाइन करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मैं आपसे कहूं कि मैं हमेशा एक लाइन और एक पॉइंट से पास होता हुआ एक प्लेन बना सकता हूं। बोलो, मानते हो क्या? एक लाइन से और एक पॉइंट से पास होता हुआ दुनिया में हमेशा एक प्लेन ड्रॉ किया जा सकता है। बोलो, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट है, इससे पास होता हुआ हमेशा एक प्लेन हो सकता है। समझ लिए? अरे ये क्या पूछ रहा है? यस सर। अरे ये ऐप रिव्यू करवाया क्या यहीं पे मुझसे? बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, हमेशा हो सकता है। तो सुनना, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है। ज्योग्राफिक मेरिडियन, मान लो मैं इस प्लेस पे खड़ा हूं, जहां मैं बैठा हूं इंदौर में। मुझे कहा जाएगा कि इस प्लेस पे बताइए ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होगा, किस तरफ होगा। तो वो पॉइंट होगा ये प्लेस। वो पॉइंट क्या होगा? ये प्लेस। जिस प्लेस पे मुझे ज्योग्राफिक मेरिडियन का प्लेन बताना है, ज्योग्राफिक मेरिडियन इज अ प्लेन, इट इज अ वर्टिकल प्लेन। तो इस प्लेस पे एक वर्टिकल प्लेन होगा। तो वो पॉइंट क्या हो गया? ये प्लेस। और वो लाइन हुई अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस। वो लाइन क्या हुई? अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्या मैं इस प्लेस से और अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होता हुआ एक प्लेन बना सकता हूं? बोलो, क्या मैं यस इस सर। प्लेस से और अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होता हुआ एक प्लेन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। अब लफड़ा होगा, तुम इसको इस डायग्राम में देखना चाहोगे, हर जगह ये प्लेन नहीं दिखेगा, है ना? क्योंकि ये 2D है, क्योंकि ये 2D है। अच्छा, तुम्हें एक और अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ। सबने एप्पल देखा है ना? और सबने एप्पल को काटा यस भी सर। होगा, है ना? सबने एप्पल को काटा भी होगा। तो मान लो एप्पल जो है लगभग लगभग अर्थ है। एप्पल जो है वो लगभग लगभग क्या है? अर्थ है। सोचो, तुम एप्पल के ऊपर ना एक पॉइंट से एक पॉइंट बनाते हो, मतलब पेन से एक पॉइंट बनाते हो, कोई डॉट। एप्पल की सरफेस पे तुम्हें पेन से एक डॉट बनाना है। डॉट बन गया, है ना? और एप्पल का जो बीच वाला पार्ट है उसको मान लो एक्सिस है। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि एप्पल तो गोल है ना, सॉर्ट ऑफ, ऑलमोस्ट गोल है। अब मैं तुम्हें कहूँ ना कि तुम्हें उस पॉइंट से होते हुए एप्पल को बीच से दो हिस्सों में काटना है, क्या हमेशा काट सकते हो? सोच के देखो। मैं तुम्हें कहूँ कि क्या हमेशा काट सकते हो? तुम कहोगे हाँ। मैं तुम्हें कहूँ कि एप्पल के ऊपर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से होते हुए तुम्हें एप्पल को दो हिस्सों में काटना है, हमेशा ही काट सकते हो। वो पॉइंट ये प्लेस हो गया, और वो एप्पल की जो बीच वाली एक्सिस है वो अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब यहाँ तुम्हें क्यों नहीं दिखेगा? तुम सोचोगे सर यहाँ से, तुम कहोगे ना सर यहाँ ना, ये तो एक्सिस से पास ही नहीं हो सकती। ये जो प्लेन अगर मैं बना दूं यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तुम कहोगे सर ये वर्टिकल प्लेन एक्सिस को कैसे कंटेन करेगी? बेटा तुम जो प्लेन देख रहे हो वर्टिकल प्लेन है ही, है ना? वो प्लेन ऐसा बनेगा जो आपको इस पेज में नहीं दिखेगा। ये बात समझ आई क्या? मैं तुम्हें क्या बताया कि दुनिया में एक पॉइंट और एक यस लाइन सर। से पास होती हुई हमेशा एक प्लेन यस सर। बनेगा, है ना? ठीक। और वो प्लेन अपन हमेशा सोच सकते हैं, हो सकता है सामने डायग्राम में ना दिखे, बट दैट विल ऑलवेज एग्जिस्ट, दैट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। और मेरी बात याद रखना, अगर तुमने ये बात मेरी मान ली कि वो प्लेन होता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, तो तुम्हें दुनिया में कभी भी दिक्कत ही नहीं आएगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जिसको भी दिक्कत आती है उसको इसी कहानी में दिक्कत आती है कि वो चाहता है कि मुझे डायग्राम में ये प्लेन दिखे, ये प्लेन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, और वो प्लेन उसे दिखता नहीं है। वो उस एंगल को डायग्राम में देखना चाहता है, बेटा नहीं दिखे। समझो इस चीज को। 2D पेज पे 3D कैसे देखोगे? वो भी एक ऐसा प्लेन जो नहीं ड्रॉ किया हुआ है ना? तो उसको 3D में आप एप्पल से विजुअलाइज करके देख सकते हो।
तो जोग्राफिक मेरिडियन क्या है? इट इज अ वर्टिकल प्लेन एट एनी प्लेस विच पासेस थ्रू जोग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो पॉइंट कौन सा हो गया? वो प्लेस, और लाइन कौन सी हो गई? अर्थ। तो इसको बोलते हैं उस प्लेस पे जोग्राफिकल मेरिडियन। और बेटा ये प्लेन हमेशा उस प्लेस पे नॉर्थ साउथ, जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होगा। भाई उत्तर दक्षिण तो फिक्स है ना। तो मैं अगर कहूँ कि एक प्लेन जो है वो जोग्राफिकल एक्सिस से पास हो रही है, मतलब उस प्लेन पे वो प्लेन हमेशा क्या दिखाएगा? जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जोग्राफिकल मेरिडियन का प्लेन हमेशा कहाँ से पास आउट होता है? पास होता है जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से। मतलब आपको इससे नॉर्थ साउथ पता चल जाएगा। ये प्लेन दिखता नहीं है, इस प्लेन को अपन कैसे भी ढूंढ नहीं सकते, है ना। क्योंकि अपने को पता ही नहीं होता कि जोग्राफिकल एक्सिस कहाँ होती है, बट हमने इसको डिफाइन किया है कि उस प्लेस से और जोग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाला प्लेन। सिमिलरली ये दूसरी डेफिनेशन है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब बिल्कुल वैसे सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? एक ऐसा प्लेन, वर्टिकल प्लेन, जो उस प्लेस से और अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा। कहाँ से पास होगा? उस प्लेस से और अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस से। वापस सोच के देखो, मैं आपको बोलूं कि एप्पल के अंदर मैं एक छोटी हल्की सी ऑब्लिक लाइन खींच दूं, है ना, और मैं वापस एप्पल के ऊपर एक पॉइंट बनाऊं, और मैं तुम्हें कहूं कि उस लाइन से और पॉइंट से होकर एप्पल को काटना है, तो हमेशा ही काट सकते हैं। दैट प्लेन इज, और एट दैट प्लेस दैट वर्टिकल प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब जो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस होगी किसी भी प्लेस पे, जैसे मैं इंदौर में बैठा हूं, तो यहाँ पे जो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस होगी ना, वो हमेशा उसी प्लेन में होगी। मतलब अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल हमेशा उस मैग्नेटिक मेरिडियन में ही आएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। और देखो इसको कैसे डिफाइन करना है। इट इज अ वर्टिकल प्लेन एट एनी प्लेस विच पासेस थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। है ना, सिंपल सी कहानी। ये हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी और तरीके से भी ढूंढते हैं। मैंने क्या कहा कि जो जोग्राफिकल मेरिडियन होगा वो हमेशा दिखाएगा कि जोग्राफिकल नॉर्थ कहाँ है और जोग्राफिकल साउथ कहाँ है। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा उस वो हमेशा दिखाएगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ है और मैग्नेटिक साउथ कहाँ है। तो अगर मैं एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं किसी भी प्लेस पे, मान लो आप दिल्ली में हो और दिल्ली में आपने एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो एक बार मैग्नेट हमेशा कहाँ आके रुकेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन की प्लेन में। यहाँ पे कंपास को हॉरिजॉन्टल, कंपास जानते हो ना, हॉरिजॉन्टल कंपास, कंपास को आपने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया, तो कंपास की निडल जिस डायरेक्शन को दिखाएगी, जिस डायरेक्शन में आके इक्विलिब्रियम में आएगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि उसी तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल है। दैट इज नॉट जोग्राफिक मेरिडियन, है ना। तो यही नीचे 2 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। इट इज अ वर्टिकल प्लेन which passes through axis of freely suspended magnet or magnetic needle। और किसी भी जगह पे अर्थ की सारी फील्ड लाइन जो होती है वो इसी मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है, क्योंकि फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है? अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से निकलती है और मैग्नेटिक साउथ पोल पे एंटर। तो जो अर्थ की पूरी फील्ड है वो इसी मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है। मैं अब एक काम की बात ये बोल रहा हूँ कि हाउ विल यू फाइंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस। तो हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें अगर, तो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जिस डायरेक्शन को दिखाएगा वो वर्टिकल प्लेन क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, और अर्थ की पूरी फील्ड इसी प्लेन में होती है। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। वापस 2D पेज पे मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिकल मेरिडियन देखने की कोशिश मत करना। जब भी देखना हो एप्पल पे देखना, एप्पल मतलब सेब वाला एप्पल, है ना, एप्पल के ऊपर, सेब के ऊपर देखना तो दिखेगा, पेज पे नहीं दिखेगा। और अगर तुमने एक बार मान लिया कि हाँ भाई ये प्लेन होता है, हमेशा होता है, हर प्लेस पे ये प्लेन डिफाइन किया जा सकता है, तो तुम आगे किसी चीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता नहीं कि प्लेन कैसा दिखेगा। क्वेश्चन तो सिंपल डिप और डिप के आते हैं, है ना। लेकिन ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये होता क्या। ये बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई क्या? कि डेफिनेशंस क्या यस क्या? सर। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अब अपने को ना 3 चीजें सीखनी है ना। अब अपने को ना 3 चीजें सीखनी है मेनली। वो चीजें क्या क्या है? पहला,
एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप, है ना, ये दो चीजें हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट यही है एंगल ऑफ डिप। और तीसरा अपन जानेंगे BH के बारे में, अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड एंड इट्स यूजेस। इस चैप्टर में अपन मेनली ये तीन चीजें सीखते हैं। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है। एंगल ऑफ डिप जो अपन मेनली जिस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो भी न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, वो सी एंगल ऑफ डिप पे बेस्ड आते हैं। तो अपना मेन फोकस है इस एंगल ऑफ डिप को स्टडी करना। और फिर BH, अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड, मतलब अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसके कुछ यूजेस के बारे में बात की जाएगी, है ना। तो ये बेसिक बेसिक चीज सीखने वाले हैं। अब देखो एक चीज तुम्हें और समझाता हूँ कि अर्थ की जो फील्ड है ना, कि किसी जगह पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब समझते हो। हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस के पैरेलल, और वर्टिकल मतलब उस जगह पे सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं स्फेयर के टर्म में बात करूं, तो स्फेयर के केस में अगर मैं मान लो कि अर्थ पे ये प्लेस है, दिस प्लेस इज ऑन अर्थ, मैं बोलूँ कि इस प्लेस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी होगी, तो दिस टेंजेंशियल डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस रेडियल डायरेक्शन इज वर्टिकल। दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर मैं इसको अर्थ मानूं तो, अगर इसको अर्थ माना जाए तो ये जो सेंटर से पास होते हैं ऊपर की तरफ हवा में जाएंगे, ये वर्टिकल है, और जो सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये अपन जानते हैं, है ना। अब जरा सोचना, एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है वो लगभग लगभग एक ही जगह पे, देखने की आसानी के लिए मान लेते हैं वो लगभग लगभग एक ही जगह पे। तो ये चुंबक ऐसा रखा हुआ है, और ये अपना कौन सा हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये अपना कौन सा हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर। ये अपना कौन सा पोल है, साउथ पोल। सॉरी 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 सॉरी, चुंबक बनाया ना, तो ये अपना, अरे, तो ये अपना मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और ये अपना मैग्नेट का साउथ। अब जो इसकी फील्ड लाइंस होगी वो यहाँ से निकलेंगी और कुछ ऐसा होते हुए यहाँ कुछ टर्मिनेट होगी, कुछ यहाँ से निकलेगी और कुछ ऐसा होते हुए टर्मिनेट होगी। लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो इस चीज, है ना। अब मान लो एक आदमी है जो यहाँ आ गया, एक आदमी है जो कहाँ आ गया, अर्थ के साउथ पोल पे। ये अर्थ का कौन सा पोल है, साउथ पोल। अर्थ के पोल का मतलब हमेशा ज्योग्राफिकल पोल से होता है। ये अर्थ का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। अर्थ के नॉर्थ पोल पे चुंबक का साउथ पोल, अर्थ के साउथ पोल पे चुंबक का नॉर्थ पोल। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक आदमी अर्थ के साउथ पोल पे आया, तो बेटा उसको दिखेगा कि फील्ड लाइन जमीन से बाहर निकल गई। मानते हो क्या, अगर आदमी अर्थ के नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लोकेशन, यहाँ लिख रहा हूँ फील्ड, कैसी दिखेगी, है ना। तो अगर मैं अर्थ के साउथ पोल पे चला गया, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, आपसे कहा जाए आप साउथ पोल पे हो, इट ऑलवेज मींस ज्योग्राफिकल। डायरेक्शंस लोकेशंस हमेशा ज्योग्राफिकल ही होती हैं। तो अगर आप अर्थ के साउथ पोल पे हो तो आपको दिखेगा फील्ड लाइन जमीन से बाहर निकल रही है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड। एक आदमी मान लो नॉर्थ पोल पे चला गया, तो अर्थ के नॉर्थ पोल पे गया तो उसको दिखेगा कि फील्ड लाइन जमीन में अंदर जा रही है। तो अगर एक ऑब्जर्वर साउथ पोल पे गया तो उसको दिखेगा फील्ड लाइन वर्टिकली ऊपर है, मतलब सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट दिखेगा। अगर एक आदमी नॉर्थ पोल पे गया तो उसको दिखेगा फील्ड लाइन अंदर जा रही है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। एक आदमी अगर इक्वेटर पे है, इक्वेटर, और इक्वेटर मतलब ऑलमोस्ट अपन सेम मानते हैं मैग्नेटिक और ज्योग्राफिकल, क्योंकि एंगल का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे फील्ड लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल दिखती है। कैसी दिखती है, हमेशा हॉरिजॉन्टल, सरफेस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल फील्ड दिखती है, और दिखेगी ज्योग्राफिकल साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ से कहाँ दिखेगी, साउथ से नॉर्थ, क्योंकि अर्थ की फील्ड कहाँ से निकलती है, साउथ पोल से। कहाँ एंटर होती है,
नॉर्थ पोल में। तो किसी भी जगह पे अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड या सरफेस के पैरेलल फील्ड कहां से कहां दिखेगी, साउथ से नॉर्थ। तो साउथ पोल पे फील्ड वर्टिकल होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल पे फील्ड वर्टिकल होती है, नीचे की तरफ इक्वेटर पे फील्ड हॉरिजॉन्टल होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर मैं एक किसी भी प्लेस पे हूं जो सदर्न हेमिस्फेयर में आता है, कहाँ आता है, सदर्न हेमिस्फेयर में, तो बेटा ऊपर निकली थी और यहां जाके हॉरिजॉन्टल हुई, तो सदर्न हेमिस्फेयर में फील्ड ऐसा होगा। सोच के देखो, ऊपर और हॉरिजॉन्टल, साउथ पोल से निकली थी ऊपर, इक्वेटर पे जाके हॉरिजॉन्टल हुई, तो बीच में इक्वेटर से पहले और साउथ पोल के बाद फील्ड लाइन कैसे हॉरिजॉन्टल, मतलब ऊपर से हॉरिजॉन्टल आ रही होगी, ऐसा ऑब्लिक होगा, मतलब वर्टिकल अप एंड हॉरिजॉन्टल, ऐसा कंपोनेंट मिलेगा। और अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चले जाओगे तो आपको फील्ड लाइन ऐसी दिखेगी, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में फील्ड कैसा दिखेगा, डाउन, नीचे की तरफ कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये मैंने यहां से ये डिसाइड किया कि कहां पे अर्थ की फील्ड होती कैसी है। साउथ पोल पे फील्ड कैसी होती है, वर्टिकल, जमीन से बाहर निकलती है, वर्टिकली अप। नॉर्थ पोल पे फील्ड कैसी होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इक्वेटर पे फील्ड कैसी होती है, सरफेस के पैरेलल या कहूं तो हॉरिजॉन्टल। सादर्न हेमिस्फेयर, सादर्न हेमिस्फेयर में साउथ पोल से निकली है और फील्ड पैरेलल होने वाली है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ और आगे की तरफ। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अब फील्ड अंदर एंटर होने वाली है, तो नीचे की तरफ और आगे की तरफ। और अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड हमेशा कहां से कहां होती है, साउथ से नॉर्थ ना। तो ये अर्थ की फील्ड के अकॉर्डिंग अपने से कहा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए बताओ इंडिया में फील्ड कैसी होगी, तो इंडिया पता होना चाहिए, इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो इंडिया में फील्ड जो होगी वो उसी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग होगी, है ना। इस स्लाइड को लिख लीजिए, कोई डाउट हो यहां तक तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए अब आगे चलते हैं, है ना। हम्म तो अब तक मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। वो दो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है, सबसे पहला कि किसी भी प्लेस पे मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे ढूंढते हैं, हाउ डू यू फाइंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो कहते हैं अगर मैं उस जगह पे एक मैग्नेट को, फ्री मैग्नेट को या कंपास को रख दूं, तो वो जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन से पास होने वाला एक वर्टिकल प्लेन होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। और हाउ विल यू डिसाइड ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो मैं कहूँ कि उस प्लेस पे जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल या ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, असली वाली नॉर्थ साउथ, वो उससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन होगा दैट इज नोन एज मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल मेरिडियन, है ना। तो पहली डेफिनेशन आती है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन लिखा हुआ भी है आपके मॉड्यूल में वहीं पे, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। वो डायग्राम आपको समझ नहीं आता इसलिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ कि मान लो किसी भी प्लेस पे ट्रू नॉर्थ इस तरफ है ना, दिस इज ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिकल नॉर्थ। और आपने जो मैग्नेट सस्पेंड किया, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल इस तरफ दिखा रहा है और साउथ पोल इस तरफ, है ना। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है ये, है ना। तो इसके बीच का जो एंगल होता है किसी भी प्लेस पे, इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। आपके वहां इसको फाई से लिख दिया तो आप इसको फाई से लिख, दिस इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, फाई इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये क्या है, किसी भी प्लेस पे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, ये क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन का प्लेन, इन दोनों के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब सुनना ध्यान से, मान लो तुम एक अननोन प्लेस पे गए, है ना, किसी भी जगह गए तुम अननोन प्लेस पे, अब तुम्हें वहां, ऐसे तुम्हें मान लो मैं राजस्थान में बिल्कुल रेगिस्तान के बीच में जाके
बोलूं कि अब यहाँ तुम्हें छोड़ दिया, अब बताओ 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 नॉर्थ किधर है, और अभी कोई सन वन नहीं दिख रहा है ना, बादल बादल है या रात का टाइम है, तुम्हें सन नहीं दिख रहा, सन मून की तुम्हें तो कुछ पता नहीं, बादल है पूरे। मैं तुमसे पूछूं बताओ नॉर्थ किधर है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ किधर है, और मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, और तुम्हें मैंने ये बता दिया है कि इस जगह पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है, तो तुम बता सकते हो कैसे। देखो तीन चीजें हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन किस तरफ है, जोग्राफिक मेरिडियन किस तरफ है, और ये एंगल कितना है। अगर इन तीन चीजों में से तुम्हें कोई भी दो चीज बता दी जाए, जैसे मान लो मैं तुम्हें मैग्नेटिक मेरिडियन बता दूं और एंगल बता दूं, तुम बता दोगे ट्रू नॉर्थ किस तरफ है, या मैं तुम्हें बता दूं कि भैया ट्रू नॉर्थ इस तरफ है, और तुम्हारे पास मैग्नेट है, तुमने पता कर लिया कि मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरफ है, तो तुम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बता सकते हो, है ना। मान लो मैं कह दूं कि अभी तुम जिस प्लेस पे बैठे हो वहां ट्रू नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, और तुम्हारे पास वो मैग्नेट है या मैग्नेटिक कंपास है, उससे तुमने ये बता दिया कि मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन इस तरफ है, मतलब इस तरफ अपना ये वाला एंगल है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है ये कहलाता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये सिंपल पता होना चाहिए, इसका काम इतना ही है, इससे ज्यादा ये किसी काम का अपने नहीं है कि ये इन दोनों के बीच का एंगल होता है। अब ये एंगल फिक्स नहीं होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। अब वापस तुम्हारे दिमाग में भयंकर सा डाउट आएगा कि सर मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योमेट्रिकल एक्सिस के बीच का एंगल तो फिक्स होता है, तो ये एंगल तो दुनिया में हर जगह फिक्स होना चाहिए, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि तुम उस दो एक्सिस के बीच का एंगल देख रहे हो, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ दो प्लेन के बीच का एंगल देखने का। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ये प्लेन चेंज हो जाएंगे, तो ये एंगल चेंज होता जाएगा, तो ये एंगल सेम नहीं होते हैं हर जगह। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, ये एंगल बढ़ता जाता है। ठीक है, दिमाग मत लगाओ, मैं सिंपल कह रहा हूँ ये एंगल सेम नहीं होता है। So at any place it is the angle between geographical meridian and magnetic meridian। बहुत ज्यादा काम नहीं आता है, बस याद रखना। ठीक है, लिखा होता है उसमें कि नॉर्थ के साथ इतना, साउथ के साथ इतना, वो लिखा होता है। अगर सवाल कभी दिया ना किस साइड से मेजर करेंगे, वो दिया होता है। ठीक है, इसके साथ इतना एंगल, बीच का एंगल आपको दे देंगे वो, चिंता मत करो, लिखिए जल्दी। अब अगला जो एंगल ऑफ डेफिनेशन के बाद जो कहानी आएगी वो आएगी एंगल ऑफ डिप की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंगल ऑफ डिप सिखाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अपने पास दो तरह के डिवाइस हैं, एक है कंपास, मैग्नेटिक कंपास, और एक है डिप सर्कल। पहले ये जानो कि ये क्या होता है। कंपास सबने देख रखा है कि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है सिंपली मैं बताऊं तो एक हॉरिजॉन्टल डायल होती है। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल डायल। और एक मैग्नेटिक निडल होती है। मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल डायल होती है और एक मैग्नेटिक निडल होती है। मतलब फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब एक हॉरिजॉन्टल डायल है और एक मैग्नेटिक निडल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली घूम सकती है, जो हमें दिखाती है किसी भी जगह पे मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ किधर है। ये सब लोग जानते हैं ना। अब मैं आपसे बताऊं कि इस पे जो टॉर्क आता है वो अर्थ की मतलब मैंने कहा ना कि हर जगह पे अर्थ की फील्ड के दो कंपोनेंट आ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, कहाँ पे फील्ड कैसी होती है आप जानते हो। मतलब मैं कहूँ तो किसी भी जगह पे अर्थ की फील्ड को मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ, BH और BV, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो बेटा ये जो कंपास होगा, जरा सोच के देखो इस पे अर्थ की कौन सी फील्ड का टॉर्क आएगा, हॉरिजॉन्टल का या वर्टिकल का। अगर ये फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इस पे अर्थ की कौन सी फील्ड का टॉर्क आएगा, हॉरिजॉन्टल का या वर्टिकल का। H या V लिख के बताओ चैट में, सोच के फील करो। भाई एक तो याद करो मैग्नेटिक मोमेंट पे टॉर्क कैसे होता है, कि टॉर्क चाहता है कि हमेशा जो मैग्नेटिक डायपोल हो वो फील्ड के पैरेलल आ जाए। टॉर्क याद है ना, कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का टॉर्क पे टॉर्क आता है फील्ड का, वो चाहता है कि वो फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, MB sin थीटा टॉर्क। तो इस पे कौन सी फील्ड का टॉर्क आएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। कि बेटा वर्टिकल फील्ड का टॉर्क ना इसे वर्टिकल घुमाना चाहेगा,
कहाँ घुमाना चाहेगा? वर्टिकल प्लेन में। क्या है ये वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है? नहीं, क्योंकि इसकी मोशन कहाँ रेस्ट्रिक्टेड है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सो इस पे कंपास पे टॉर्क सिर्फ किसकी वजह से आता है? टॉर्क इज ड्यू टू BH। इस पे हॉरिजॉन्टल फील्ड का टॉर्क आता है और फाइनली ये इट लाइज पैरेलल टू BH। ये BH अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड के पैरेलल आ जाता है। कहाँ जाता है? अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड के पैरेलल। इसका मतलब मैं अगर एक कंपास को पोल्स पे लेके जाऊं, कहाँ लेके जाऊं? पोल पे, तो पोल पे कोई हॉरिजॉन्टल फील्ड होती ही नहीं। अर्थ के पोल पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फील्ड नहीं होती है। तो अगर मैं एक कंपास को हॉरिजॉन्टल पोल पे लेके जा सॉरी अर्थ के पोल पे लेके जाऊं तो वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बेटा हॉरिजॉन्टल फील्ड ही नहीं है, तो उस पर कोई टॉर्क ही नहीं आएगा, तो फील्ड वहां वर्टिकल है, तो आप इसको जिस डायरेक्शन में रखोगे उसी डायरेक्शन में रह जाएगा। इट विल नॉट वर्क एट पोल्स। इट विल नॉट वर्क एट पोल्स। पोल पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड ही नहीं होती। अरे बात समझ में आई क्या? अरे सबने कंपास देखा है ना जीवन में, आजकल तो बैग वैग में भी लगे आते हैं। यस सर। ये बात समझ में आ गई कि कंपास के बारे में कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है फ्रीली, गोल को चक्कर काटता है। अगला है डिप सर्कल, है ना? बहुत ध्यान से सुनना। इसमें वर्टिकल डायल होती है, वर्टिकल डायल, ठीक है? मैग्नेटिक निडल फ्री टू मूव इन वर्टिकल प्लेन। मैग्नेटिक निडल वर्टिकल प्लेन में फ्री टू मूव है और इस पे जो टॉर्क आता है, टॉर्क इज ड्यू टू बोथ BH एंड BV। इस पे हॉरिजॉन्टल फील्ड का भी टॉर्क आता है इस मिडिल पे और वर्टिकल फील्ड का भी टॉर्क आता है। देखो कैसे, मान लो ये वो डिप सर्कल की डायल है, आपके सामने बिल्कुल प्लेन में, है ना? आपके सामने ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे रखी हुई, और मान लो बेटा अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल फील्ड होती, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फील्ड, तो ये मैग्नेट जो इसके अंदर था वो कैसा हो जाता? हॉरिजॉन्टल। अभी फील्ड कैसी होती? सिर्फ हॉरिजॉन्टल, तो मैग्नेट कैसा हो जाता? हॉरिजॉन्टल। और मैं कहता कि अभी ये फील्ड ना वर्टिकल है, इंडिया में मान लो तो फील्ड वर्टिकल नीचे है ना? ये कौन सी फील्ड है? अर्थ की वर्टिकल फील्ड। तो अभी ये डायल कैसा हो जाएगा? ये मैग्नेट नीचे। तो इस पे हॉरिजॉन्टल फील्ड भी टॉर्क लगाती है और इस पे वर्टिकल फील्ड भी टॉर्क लगाती है। तो इस दोनों का रिजल्टेंट, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो रिजल्टेंट फील्ड इस तरफ होती है, नीचे की तरफ जाती हुई मान लो, तो ये मैग्नेट इस तरफ आके कहीं रुकेगा, नेट फील्ड की डायरेक्शन। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। जो डिप सर्कल होता है ये देखो वर्टिकल प्लेन में है, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फील्ड है तो वो उसको हॉरिजॉन्टल करना चाहेगी। वर्टिकल प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है ना? और अगर मैं इसको वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल तो हो ही सकता है, तो इसमें दोनों का टॉर्क आता है, हॉरिजॉन्टल फील्ड का भी और वर्टिकल फील्ड का भी, बशर्ते, और ये पूरी पूरी टॉर्क तभी आएगा जब हम इसे मैग्नेटिक मेरिडियन में रखेंगे। तो डिप सर्कल पे दोनों के टॉर्क आते हैं। तो जो नेट इसकी डायरेक्शन होती है वो दिखाती है कि उस प्लेस पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, नेट फील्ड दिखाती है। इसकी जो नेट डायरेक्शन आती है वो दिखाती है कि अर्थ की नेट फील्ड किस तरफ। सो यहाँ से हमने क्या सीखा कि डिप सर्कल कहाँ कहाँ, अच्छा डिप सर्कल कहाँ काम नहीं करेगा ये आगे बताऊंगा, है ना? डिप सर्कल कहाँ इसकी दिक्कत आ जाती है वो आगे बताऊंगा, यहाँ नहीं समझा सकते हो। बस अभी अपने को ये जानना है कि इस पे दोनों का टॉर्क आता है, BH का भी और BV का। ये कंपास और डिप सर्कल के बारे में, जल्दी से इसको नोट कीजिए। लिख लिया अपन ने? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप
और मैं कह रहा हूं अभी ट्रू डिप की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ट्रू डिप की, एंगल ऑफ डिप और ट्रू डिप। It is the angle of net magnetic field of Earth. It is the angle of net magnetic field of Earth with horizontal at any place. किसी भी प्लेस पे ये अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, और इसको ऐसे भी कहते हैं, इफ dip circle is in magnetic meridian. डिप सर्कल वर्टिकल प्लेन होता है, तो अगर ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन हो, if dip circle is in magnetic meridian, it is angle made by needle with horizontal. अगर डिप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन में हो तो उस डिप सर्कल के निडल का हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल, और मैग्नेटिक मेरिडियन में ही क्यों हो? व्हाई मैग्नेटिक मेरिडियन? क्योंकि जब ये मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है तो अर्थ की सारी फील्ड इसी प्लेन में होती है, तो अर्थ की पूरी फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में ही दिखेगी, है ना। मतलब सिंपल सी शब्दों में समझाऊं तो ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड है, ये अर्थ की वर्टिकल फील्ड है, और ये अर्थ की नेट फील्ड है। इसको मालूम है, बीई से लिखता हूँ, बीई स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा, इसको अगर मैं थीटा लिख दूं, थीटा, तो आप लिखोगे कि ये थीटा ही एंगल ऑफ डिप है। ट्रू डिप कह रहा हूँ अगर मैं इसको, जब ये मैग्नेटिक मेरिडियन में प्लेन रखते हैं तो ये ट्रू डिप कहलाता है। और आप सिंपली यहाँ से समझ सकते हो कि मैं बी एच को क्या लिखूंगा, बीई कॉस थीटा, और मैं बी वी को क्या लिखूंगा, दिस इज बीई साइन थीटा, और यहाँ से आप टेन थीटा को लिख सकते हो बी वी अपॉन बी एच। और आप बीई की नेट वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? नेट अर्थ की फील्ड अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। तो ये बेसिक सा बात होता है। अगर आपने डिप एंगल पता है, और मान लो तुम्हें डिप एंगल और अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड पता है, तो तुम बीई बता सकते हो, बीवी बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो। एक बार अगर आपको इनमें से कोई भी दो चीज पता चल गई, थीटा और हॉरिजॉन्टल फील्ड या वर्टिकल फील्ड या नेट फील्ड, तो आप बाकी सब कुछ बता सकते हो। सो दिस इज अबाउट एंगल ऑफ डिप और ट्रू डिप। ये कब डिफाइन है? जब हम अपने डिप सर्कल के प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं, तो इट इज द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल, बाय द मिडिल विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड दिस इज नोन एज ट्रू डिप, है ना। और एक चीज कई बार दिमाग में आती है कि सर कैसे सेट करेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा कि हमारे डिप सर्कल का एंगल वर्टिकल प्लेन जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है या नहीं। तो इसका ना बेसिक सेटअप क्या होता है, अपने मॉड्यूल में देखना भी, कि मान लो एक डिप सर्कल है ना, वर्टिकल सर्कल है, उसके नीचे एक कंपास लगा होता है बॉटम में, जो एपरेटस होता है ना, उसमें एक बॉटम में कंपास लगा होता है, और उसके ऊपर डिप सर्कल होता है माउंटेड। तो कंपास दिखा देता है कि नॉर्थ साउथ प्लेन किस तरफ, मतलब कंपास क्या दिखाएगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन किस तरफ है, तो नीचे कंपास, कंपास से मालूम चल गया कि इस तरफ कहीं जाके मैग्नेटिक मेरिडियन है, वर्टिकल प्लेन को घुमा के उस तरफ ले आते हैं। तो सिंपल सा ये इसका सेटअप होता है कि नीचे कंपास होता है और ऊपर डिप सर्कल का प्लेन होता है, जिसको आप रोटेट कर सकते हो। तो आपने किसी जगह पे सेटअप को रखा, नीचे लिखे कंपास से आपने डिसाइड किया कि अच्छा कंपास की नीडल इस तरफ, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरफ, तो बस वर्टिकल प्लेन को घुमा के इस प्लेन में ले आओ, तो जो डिप की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी ट्रू डिप। जल्दी लिखिए, सुनो ध्यान से। वो है, अपन ट्रू डिप सीख लिया, अगला है एपरेंट डिप। ये आपकी मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ शायद, और एनसीईआरटी में भी नहीं, कहीं भी नहीं है ये, है ना, बट आना चाहिए। एपरेंट डिप क्या होता है, सुनो मेरी। अगर हम अपने
डिप सर्कल के प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन में ना रखें बल्कि किसी दूसरे प्लेन में रखें। When vertical plane of magnetic meridian, नहीं, when vertical plane of dip circle, when vertical plane of dip circle is not magnetic meridian, when vertical plane of dip circle is not in magnetic meridian but makes some angle alpha with magnetic meridian. मैंने क्या कहा? When vertical plane of dip circle is not in magnetic meridian but makes some angle alpha with magnetic meridian. सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या कहा कि किसी भी प्लेस पे अर्थ की पूरी फील्ड कहाँ होती है? मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है ना? तो मान लो अब इसको विजुअलाइज करना कि एक फील्ड लाइन है वर्टिकल वाली, वो नीचे 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 आ रही है ना, बिल्कुल हर जगह नीचे है। तुम जिस रूम में बैठे हो हर जगह फील्ड नीचे 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 है ना? अब तुम एक वर्टिकल प्लेन को घुमाओ तो ये वर्टिकल फील्ड तो चेंज नहीं होगी, चाहे तुम अपने डिप सर्कल को किसी भी प्लेन में लेके जाओ, ये वर्टिकल फील्ड ऐसी ही होगी। ऐसा विजुअलाइज करो कि तुम्हारे रूम में बस वर्टिकल फील्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और तुम अपने डिप सर्कल को रोटेट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड हर जगह कहाँ है? नीचे। तो वर्टिकल फील्ड चेंज नहीं होती है। BV डैश इक्वल टू BV, ये तो सेम रहता है। तो इसके लिए जो BV आएगा वो सेम रहेगा। लेकिन बेटा हॉरिजॉन्टल की तो डायरेक्शन फिक्स है ना, कि वो तो साउथ से नॉर्थ ही होगी। तो अगर मैंने उसी डायरेक्शन में रखा तब तो ठीक है। मान लो हॉरिजॉन्टल फील्ड इस तरफ थी, है ना, तो इसी तरफ रखा तब तो पूरा अपना काम कर रहा था, टॉर्क लगा रहा था। और आपने मान लो इसको इस प्लेन में रख दिया डिप सर्कल को, तो हॉरिजॉन्टल फील्ड का एक कंपोनेंट आपके काम आएगा। अगर बीटा एंगल पे रखा है तो दिस कंपोनेंट विल बी, अल्फा रखा था ना, अल्फा अल्फा, तो दिस कंपोनेंट विल बी BH cos अल्फा। तो अगर हम किसी दूसरे प्लेन में जाएं तो अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड का जो कंपोनेंट हमारे काम आएगा दैट इज BH cos अल्फा। कौन सा कंपोनेंट काम आएगा? BH cos अल्फा which is less than BH, which is less than BH। मतलब अगर मैं अपने डिप सर्कल के प्लेन को किसी एंगल पे रखता हूं तो वर्टिकल फील्ड तो सेम आएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल फील्ड अब उसका एक कंपोनेंट हमारे काम में आएगा। और आपने अभी जस्ट सीखा है कि मैं डिप एंगल कैसे निकालूंगा, कि मेरा डिप किस तरफ जाएगा, तो tan थीटा से, दोनों का रिजल्टेंट। तो ये जो वैल्यू आएगी अपरेंट डिप वाली, tan थीटा डैश, थीटा डैश इज अपरेंट एंगल ऑफ डिप, इज इक्वल टू BV डैश अपॉन BH dash. What is BV dash? This is BV. And what is BH dash? This is BH cos alpha. BV upon BH होता है tan theta. So it is tan theta upon cos alpha. तो अपने पास रिलेशन क्या आया यहाँ से कि tan theta dash equal to tan theta upon cos alpha. What is theta? This is true dip at that place. किसी प्लेस पे ट्रू डिप की वैल्यू है। What is theta dash? Apparent dip for that orientation, उस orientation के लिए apparent dip। And what is alpha? Angle between magnetic meridian and plane of dip circle, plane of dip circle। और देखो ध्यान से, अगर ये एंगल 0 डिग्री हो, मतलब दोनों एक ही प्लेन हो, तो थीटा इक्वल टू थीटा डैश होगा। और आप ये भी बात जानते हो कि 0 से ज्यादा अगर रखेंगे तो cos अल्फा, अल्फा अगर मैं कहूँ 0 डिग्री से ज्यादा है तो cos अल्फा वो 1 से कम आएगा।
इसका मतलब थीटा डैश विल बी ग्रेटर देन थीटा। ऐसे भी सोच सकते हो, पता है ये चीज थीटा डैश थीटा से ज्यादा आएगा। कैसे बताता हूँ, तुम सोच के देखो इस डायग्राम से। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फील्ड दोनों थी, तो नेट फील्ड इस तरफ आ रही थी। अब मैं कहूँ वर्टिकल फील्ड सेम रह गई, हॉरिजॉन्टल फील्ड कम हो गई। वर्टिकल फील्ड सेम रह गई और हॉरिजॉन्टल फील्ड कम। भाई ये क्या चाहती है, ये हॉरिजॉन्टल रहे। ये क्या चाहती है, वर्टिकल रहे। दोनों मिलके कहीं बीच में रख रहे थे। वर्टिकल वाले की कैपेसिटी सेम रह गई, हॉरिजॉन्टल वाले की टॉर्क अब कम हो गया। तो नेट कहाँ जाएगा, वर्टिकल की तरफ घूमेगा, तो एंगल बढ़ जाएगा, एंगल विल इंक्रीज। ठीक, तो ये अपरेंट डिप कहलाता है। tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos बीटा। और फिर यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो कई बार पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है अपरेंट डिप से, तो if apparent dip for two perpendicular, if apparent dip for two perpendicular orientations of dip circle की दो परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन के लिए apparent dip are थीटा 1 एंड थीटा 2। मतलब डिप सर्कल को एक जगह कहीं रखा तो अपरेंट डिप थीटा 1, फिर उसी जगह 90 डिग्री को घुमा के रखा तो थीटा 2। देन प्रूव दैट ट्रू डिप थीटा कैन बी गिवन बाय cot square theta is equal to cot square theta 1 plus cot square theta 2। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कई बार एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पूछ लेते हैं कि आपसे कहा गया है कि दो परपेंडिकुलर ओरिएंटेशंस के लिए जो अपरेंट डिप है वो थीटा 1 और थीटा 2 है, तो प्रूफ कीजिए कि ट्रू डिप जो होगा थीटा उसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये सिंपली कैसे प्रूफ हो जाएगा। मान लेते हैं पहला एंगल है थीटा, थीटा 1 है ना, तो आप क्या लिखोगे, tan थीटा 1 इज इक्वल टू एक्चुअल डिप अपॉन पहला एंगल मान लेते हैं अल्फा, cos अल्फा। और दूसरे के लिए क्या लिखोगे, tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos 90 प्लस अल्फा या 90 माइनस अल्फा कुछ भी लिख सकते हो, तो 90 माइनस अल्फा लिख दिया। तो ये बन जाएगा यहाँ से tan थीटा अपॉन sin अल्फा। 90 प्लस लिखते तो माइनस बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से cos अल्फा निकाल सकते हो और यहाँ से sin अल्फा निकाल सकते हो। देखो मैं लिख रहा हूँ sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा। तो sin स्क्वायर अल्फा विल बी tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेके, तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर डिप सर्कल की दो परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन के लिए एंगल ऑफ डिप थीटा 1 थीटा 2 है, एंगल ऑफ अपरेंट डिप, तो एक्चुअल डिप को लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2। जल्दी से लिखिए। चलिए लिख लिया होगा आपने। एक क्वेश्चन और है आपके मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल में है और काम भी आता है, कई बार ऐसा पूछ ही लेंगे बताओ इनमें से कौन सा रिजल्ट सही है। वैसे तुम्हें वो आ जाना चाहिए क्वेश्चन, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब तक कुछ ना कहा जाए ना अपन मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगभग लगभग
कि अर्थ के पोल और मैग्नेट के पोल लगभग एक ही पॉइंट पे है, मतलब अर्थ का जो मैग्नेट का साउथ पोल है ना, वो लगभग लगभग अर्थ के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल के पास ही मान लेते हैं, मतलब अपन दोनों एक्सिस को ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं, ऑलमोस्ट, जब तक स्पेसिफिकली उसी की बात ना हो रही है। तो जैसे क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट एंगल ऑफ डेप्थ थीटा at any point on earth with latitude lambda, latitude जानते हो ना, उस सर्कल का जो एंगल बनता है, latitude is the angle, prove that angle of depth theta at any point with latitude lambda on earth is tan theta is equal to 2 tan lambda, tan theta is equal to 2 tan lambda, और ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं पहले डाइपोल में, है ना, कहा गया आपको assume अर्थ एज अ डाइपोल, अर्थ को डाइपोल मानना है, छोटा डाइपोल, और उसके लिए अपने को सॉल्व करना है, केप्ट एट सेंटर, एज्यूम अर्थ हैज अ स्मॉल डाइपोल, अर्थ की फील्ड का सोर्स मतलब केप्ट एट सेंटर, अर्थ को इस पे सेंटर पे रखा हुआ स्मॉल डाइपोल मानना है। तो देखो ध्यान से, ये तो बनाने का तो अर्थ बना लिया मैंने, बट मुझे क्या सोचना है कि अर्थ के अंदर डाइपोल ऐसा रखा है साउथ से नॉर्थ, है ना, ये डाइपोल रखा है और इस प्लेस पे मुझे बताना है, ये वो प्लेस है, ठीक। ये एंगल जो होता है ये कहलाता है लैटिट्यूड लैम्डा, तो इस लैम्डा लैटिट्यूड वाले एंगल को बताना है अपने को, है ना। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड कैसे निकालोगे, है ना, हाउ विल यू कैलकुलेट द फील्ड, तो आप कहोगे कि सर आपने सिखाया था कि डायपोल के कंपोनेंट कर लेते हैं, याद है क्या, ये अगर m है ना, तो इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के परपेंडिकुलर डायपोल के कंपोनेंट कर लेंगे। ये एंगल अगर लैम्डा है तो ये एंगल भी क्या होगा, लैम्डा, है ना, ये एंगल लैम्डा है ना, तो ये एंगल कितना आएगा, कहाँ गया एंगल, ये 90 माइनस लैम्डा आएगा, तो ये एंगल कितना आएगा, लैम्डा। तो अर्थ की फील्ड का ये कंपोनेंट आएगा m cos लैम्डा, अर्थ के डायपोल का, और ये कंपोनेंट आएगा m sin लैम्डा, अगर आपको किसी पॉइंट पे डायपोल की फील्ड निकालनी याद हो तो m sin लैम्डा और m cos लैम्डा, है ना। इस पॉइंट के लिए अर्थ की रेडियस तो अपन जानते हैं r होती है। अब देखना अर्थ की फील्ड होगी कैसी कैसी, दो कंपोनेंट होते हैं, इस m sin लैम्डा की वजह से जो फील्ड आएगी उसके लिए ये पॉइंट कहाँ है, एक्सिस पे, तो उसके लिए फील्ड मान लो डायपोल के फील्ड पे, एक्सिस पे फील्ड एक्सिस के पैरेलल होती है, ये रही, एंड दिस इज बी वर्टिकल, और ये है एक्सिस, ये है इक्वेटर वाला डायपोल, तो इसकी फील्ड ऐसी होती है, एंड दिस इज बी हॉरिजॉन्टल, याद है ये कौन सा केस है, ये डायपोल रखा हुआ है यहाँ पे, तो फील्ड एक इधर, दिस इज बी पैरेलल एंड दिस इज बी परपेंडिकुलर, ये वाला क्वेश्चन है ना। और आप इस बी हॉरिजॉन्टल और बी वर्टिकल को लिख सकते हो, बी हॉरिजॉन्टल किसकी वजह से है, इस डायपोल की वजह से, m cos लैम्डा की वजह से, और उसके इक्वेटर पे है, तो उसकी फील्ड होती है k m cos लैम्डा, k m by r क्यूब, और बी वर्टिकल क्या लिखोगे, बी वर्टिकल विल बी 2km sin लैम्डा अपॉन r, और बेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फील्ड का जो नेट आएगा रिजल्टेंट, वो इसी से अपन क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ डेप्थ, तो एंगल ऑफ डेप्थ कैन बी रिटन एज tan थीटा इज इक्वल टू bv अपॉन bh, डिवाइड करोगे कैंसिल होगा, ये बनेगा 2 tan, क्या बनेगा 2 tan लैम्डा। इस क्वेश्चन को देखना, यहाँ भी सेम आंसर आया था, tan phi इज इक्वल टू 2 tan थीटा करके आ गया था।
है ना। तो यहाँ भी सेम वही चीज है, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को जब इक्विलिब्रियम में लाया जाएगा तो वो फाइनली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब ये अगर इस डायरेक्शन में आके इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब अर्थ की नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी। और भाई ये ना यहाँ से एक पतली सी स्ट्रिप से लगी होती है, तो ये वर्टिकल में ऑसिलेट तो हो नहीं सकती, सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टल में ऑसिलेट हो सकती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट हो सकती है। तो इस पे जो टॉर्क आता है ना वो अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड का टॉर्क आता है। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं कि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए इसका टाइम पीरियड क्या होता है। सो इट्स टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट I upon mb, ऑलरेडी जानते हो आप। I is the moment of inertia, m is its magnetic moment, and b is the external magnetic field जो यहाँ क्या है BH, तो यहाँ क्या है BH, ये अपन ऑलरेडी जानते हैं। अब मैग्नेटोमीटर में क्या होता है ना, उसके दो तीन यूजेस हैं। पहला यूज है किसी अननोन बार मैग्नेट का मोमेंट बताना, दूसरा है किन्हीं दो प्लेसेस पे अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड को कंपेयर करना, है ना। ऐसी चीजें आपको इसके हेल्प से बतानी होती है। ठीक, जैसे बताता हूं कैसे। मान लो इसका पहला यूज आपसे कहा गया कि टू कंपेयर BH, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेस, कि आपको दो डिफरेंट प्लेसेस पे अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड को कंपेयर करना है। सब जगह फॉर्मूला यही यूज होगा, बहुत सिंपल सी चीज। तो आप सोच के देखो क्या करोगे। आप एक ऐसा जो सिस्टम होगा जिसमें एक मैग्नेट सिंपल ऑसिलेट किया हो सकता है, उस सिस्टम को पहले प्लेस पे लेके जाओगे और उस सिस्टम को दूसरे प्लेस पे चले गए। मान लो आप प्लेस 1 पे गए और वहां उसका टाइम पीरियड आता है T1। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे कि मान लो उसको हमने ऑसिलेट कराया, हमारे पास स्टॉप वॉच होगी, हम स्टॉप वॉच की हेल्प से ये निकाल सकते हैं कि उसको मान लो 100 चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, तो वहां से उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो T1 मान लेते हैं प्लेस 1 पे उसका टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट। सेम मैग्नेट को दो जगह लेके जाएंगे तो I और M तो सेम होगा, MBH1। और फिर प्लेस 2 पे गए तो उसका टाइम पीरियड आएगा T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, I सेम होगा, M सेम होगा, BH2। मैंने क्या किया इस केस के लिए कि दोनों प्लेसेस पे सेम मैग्नेट को लेके गए या सेम सेटअप को लेके गए और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। सेम सेटअप है तो I और M सेम होगा, बस दोनों प्लेस का BH है। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि T1 अपॉन T2 जो होता है वो क्या होता है अंडर रूट BH2 अपॉन BH1, अंडर रूट BH2 अपॉन BH1। या फिर यहाँ से आप ये कह सकते हो कि T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू BH2 अपॉन BH1। और क्योंकि ये टाइम पीरियड के स्क्वायर है तो मैं इसको उल्टा फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकता हूँ, F2 स्क्वायर अपॉन F1 फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई लिफड़ा नहीं है। दूसरा केस होता है टू कंपेयर magnetic moments of to compare magnetic moments of two bar magnets of same geometry, two bar magnets of same dimension। एक ही डायमेंशन के दो बार मैग्नेट हैं, मुझे इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करना है ना। मतलब उसकी मास लेंथ ये सब इक्वल है, बस उसका मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट है। टू कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट्स ऑफ सेम डायमेंशन। तो ये कैसे करेंगे, तो सोच के देखिए दोनों बार मैग्नेट को एक ही जगह पे सस्पेंड करेंगे, है ना। पहले हम मैग्नेट 1 को सस्पेंड किया, उसका टाइम पीरियड निकाला, फिर मैग्नेट 2 को सस्पेंड करते हैं और उसका टाइम पीरियड निकालते हैं एक ही प्लेस पे। तो एक ही प्लेस का मतलब BH सेम हो। तो मान लो मैंने मैग्नेट 1 को सस्पेंड किया तो टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट
आई अपॉन m1b bh, और T2 कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन m2 bh। आई भी सेम है, आई क्यों सेम लिया है, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है ना, इसलिए मास और लेंथ सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट कहा है आपसे, और BH सेम है क्योंकि हम सेम प्लेस पे कर रहे हैं, तो सेम प्लेस पे दोनों को सस्पेंड करते हैं। यहाँ पे दोनों कहाँ सस्पेंड करते हैं, सेम प्लेस पे। फिर से रेशियो निकाल लो, तो वैसे कुछ आएगा T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2 स्क्वायर अपॉन फ्रीक्वेंसी 1। सिंपल सी चीज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही फॉर्मूला यूज करना है। तीसरे काम में थोड़ा सा दिमाग लगता है। तीसरा क्या है, टू कंपेयर moments of two magnets, दो बार मैग्नेट, टू कंपेयर moments of two magnet of different dimension and moment। इस बार दोनों बार मैग्नेट के डायमेंशन भी डिफरेंट है और मोमेंट भी डिफरेंट है, तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कंपेयर करो। देखो सिंपल सा ट्रिक होता है, सबसे पहले काम करते हैं, दोनों मोमेंट को एक साथ ऐसे रख देते हैं, दोनों मैग्नेट को इस सेटअप या इस जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर ऐसे रख देते हैं कि दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 मान लेते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 मान लेते हैं, दोनों पैरेलल है, नॉर्थ नॉर्थ एक साइड है। और दूसरी बार क्या करते हैं, उसी प्लेस पे इनको ऐसे रख देते हैं कि इनके मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम दो बार मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, इसको वापस मान लेते हैं m1, इसको वापस मान लेते हैं m2, और इनको ऑसिलेट कराते हैं, है ना। एक बार उनको सीधा रखा, एक बार उनको उल्टा रखा, तो देखो क्या होगा, एक केस मान लो 1 मान रहा हूँ, ये केस में 2 मान रहा हूँ, तो केस 1 में टाइम पीरियड क्या है 2 पाई अंडर रूट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का ऐड होगा, I1 प्लस I2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐड होगा, पहले केस में m1 प्लस m2 इंटू BH। पहले केस में टाइम पीरियड क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू BH, मोमेंट्स भी ऐड होंगे। और दूसरे केस में टाइम पीरियड आएगा T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमेशा ही ऐड होता है, अपॉन m1 माइनस m2 इंटू BH। और फिर से इसका रेशियो निकाल लीजिए, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, सब कैंसिल होगा, ये बचेगा बेटा, इसका स्क्वायर कर दो तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस। सोच के देखिए, अगर आपको मैं T1 और T2 बता दूं तो आप m1 और m2 का रेशियो बता सकते हो कि m1 अपॉन m2 क्या होगा, जैसे T1 अपॉन T2 दिया होगा तो इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपको m1 अपॉन m2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो दो मैग्नेट डिफरेंट डायमेंशंस के हैं तो उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। कई बार इसी चीज को ऐसे ही पूछ लेते हैं कि दो मैग्नेट को सेम टाइप से लगाया गया और अपोजिट लगाया गया, किसमें टाइम पीरियड ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब उसको एंटी पैरेलल लगाया गया है तो टाइम पीरियड ज्यादा होता है। इसको कहते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। सिंपल सी बात है, अगर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पर बेस्ड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसका मतलब वो इस फॉर्मूले का सवाल है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम। जल्दी से लिखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। है ना, चलिए। तो अगला एक छोटा सा यूज है अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड का, वो है न्यूट्रल पॉइंट्स। कुछ है नहीं, सिंपली न्यूट्रल पॉइंट्स।
न्यूट्रल पॉइंट का मतलब सिंपल वो पॉइंट होता है जहां हमारे सोर्स की फील्ड, जो भी हम सोर्स यूज करेंगे मैग्नेट या वायर, और अर्थ की फील्ड आपस में कैंसिल हो जाती है। दीज आर नोन एज न्यूट्रल पॉइंट्स। जैसे मान लो मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक मैग्नेट रख के दे, अपन कह रहे हैं कि अभी अपन के पास सिर्फ अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड है, मतलब अपन लगभग लगभग इक्वेटर के पास। मैं आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में या हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक बार मैग्नेट रख के देता हूँ। दो केसेस हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब इसमें जो डायरेक्शंस होंगी वो होंगी बेटा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। मैग्नेट को ऐसे रखा कि एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ है और एक बार मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ की तरफ, ऐसे रखा। ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है। ये मैग्नेट की इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन है। पूरा मान लो आपके सामने टेबल पे ये सेटअप रखा हुआ है ना? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेबल, आपकी कॉपी मान लो। ठीक है। तो हमें ढूंढना है कि इसमें से न्यूट्रल पॉइंट कौन सी लोकेशन पे आएगा। ध्यान से देखिए, अर्थ की फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेस पे हमेशा कहां से कहां होती है? साउथ से नॉर्थ। कहां से कहां होती है? ज्योमेट्रिकल साउथ से ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, किसी भी पॉइंट पे। तो अगर अर्थ की फील्ड हर पॉइंट पे लिखूं तो ये साउथ से नॉर्थ होगी। मतलब मैं पूछूं इस पॉइंट पे बी एच कहाँ होगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी एच। हर पॉइंट पे यही होगा। अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड हर जगह साउथ से नॉर्थ की तरफ ही होती है, अर्थ के ज्योमेट्रिकल साउथ से नॉर्थ की तरफ। साउथ नीचे है, नॉर्थ ऊपर है, तो अर्थ की फील्ड हर केस में इधर ही तरफ होगी। बी एच, बी एच, बी एच, बी एच। अर्थ की फील्ड हमेशा कहाँ होगी? नॉर्थ की तरफ, ऑब्वियस सी बात, साउथ से नॉर्थ। अब मैग्नेट की फील्ड लिखते हैं। पहला केस क्या है? जब मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ में रखा हुआ है। मैग्नेट की फील्ड मैग्नेटिक डायपोल की तरह होता है, तो इस लोकेशन पे मैग्नेट की फील्ड इस तरफ होगी, इस लोकेशन पे मैग्नेट की फील्ड इस तरफ होगी, डायपोल के पैरेलल। ऐसे सोचो, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर होगी। इस लोकेशन पे मैग्नेट की फील्ड इस तरफ होगी और इस लोकेशन पे मैग्नेट की फील्ड इस तरफ। यहाँ पे साउथ में फील्ड एंटर होती है तो मैग्नेट की फील्ड इस तरफ होगी। यहाँ पे नॉर्थ से फील्ड निकलती है तो मैग्नेट की फील्ड इस तरफ होगी। यहाँ पे तो मैग्नेट की फील्ड इस तरफ होगी और यहाँ पे मैग्नेट की फील्ड इस तरफ। मैग्नेट की फील्ड मैंने बनाई कि मैग्नेट की फील्ड कहाँ से कहाँ होती है? नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पे जाती है। या मैं कहूँ तो डायपोल की एक्सिस पे फील्ड डायपोल मोमेंट के पैरेलल होता है, इक्वेटर पे एंटी पैरेलल। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? तो न्यूट्रल पॉइंट वहां मिलेगा वेयर BH and Earth's field, sorry, BH and magnet's field cancel each other. Where BH and magnet's field, magnet की field cancel each other. एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे कहाँ कैंसिल करेगा? जरा सोच के देखो कि ये एक्सियल पॉइंट पे तो कैंसिल नहीं कर सकता। तो आप कहोगे न्यूट्रल पॉइंट will be on इक्वेटोरियल लाइन। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? इक्वेटोरियल लाइन पे। देखो ध्यान से, यहाँ फील्ड ऑपोजिट और है ना, अगर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो गए तो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। और कहाँ होगा? तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड मतलब km अपॉन एक्स क्यूब, ये क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड इज इक्वल टू अर्थ की फील्ड। यहाँ से आप x निकाल सकते हो कि x की वैल्यू क्या आएगी? km अपॉन एक्स क्यूब, ये है डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड, इट इज इक्वल टू bh। ये जिस x पे होगा वहीं पे
न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे कहाँ मिलेगा? तो न्यूट्रल पॉइंट विल बी ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे होगी। इसका मतलब 2km अपॉन x, एक्सियल पॉइंट पे बार मैग्नेट की फील्ड इज इक्वल टू b। बस दिस इज द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। इसको कई बार ऐसे भी सोचते हैं कि मान लो तुम्हें ये नहीं पता है कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल कहाँ है, किस तरह से। तो आप एक काम करो, आप तो एक मैग्नेट को नॉर्थ साउथ करके प्लेन में रख दो ना। अगर न्यूट्रल पॉइंट मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे मिला, इसका मतलब आपने नॉर्थ की तरफ साउथ पोल रखा है। और अगर आपने को न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे मिला, इसका मतलब आपने मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ में रखा। तो ऐसे करके अपन मैग्नेट का नॉर्थ साउथ भी अननोन मैग्नेट को बता सकते हैं, या फिर अपन इन जनरल किसी मैग्नेट के लिए न्यूट्रल पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, ये तो ठीक है, ये मैग्नेट वाला पार्ट हो गया, मान लो एक वायर है, करंट कैरिंग वायर हैज, लॉन्ग वायर है, करंट कैरिंग लॉन्ग वायर हैज करंट I in vertically upward direction. Current carrying wire has current I in vertically upward direction. Find distance of neutral point from wire. और आपको अर्थ तक की फील्ड पता है, BH क्या है? अर्थ फील्ड का हॉरिजॉन्टल पॉइंट। तो जरा सोचो कि कैसे सॉल्व करोगे कि भाई वायर में करंट कहाँ जा रही है? वर्टिकली ऊपर। मैं इसको डॉट से बना सकता हूँ, दिस इज करंट इन द वायर, है ना? तो इसकी फील्ड कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। मैं अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इसकी फील्ड के बारे में सोचूं तो इसकी फील्ड कैसी होगी? भाई वही अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इन लोकेशंस पे इसकी फील्ड कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये वायर की फील्ड हर लोकेशन मैंने 4 डायरेक्शंस पे बना दी है। और मैं पूछूं अर्थ की फील्ड कहाँ होगी, तो अर्थ की फील्ड हमेशा कहाँ होती है? साउथ से नॉर्थ। दिस इज BH, दिस इज BH, दिस इज BH एंड दिस इज BH। कहाँ कैंसिल हो सकते हैं? वेस्ट की तरफ। कहाँ कैंसिल हो सकते हैं? वेस्ट की तरफ। वेस्ट वाले पॉइंट पे दोनों ऐड हो रही हैं, ईस्ट वाले पॉइंट पे दोनों सॉरी वेस्ट वाले पॉइंट पे दोनों माइनस हो रही हैं, ईस्ट वाले पॉइंट पे दोनों ऐड हो रही हैं। तो इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिलेगा, ऑब्वियस सी बात। न्यूट्रल पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा और उतनी डिस्टेंस पे मिलेगा जहाँ पे दोनों फील्ड इक्वल हो जाएगी। मतलब आप लिखोगे BH इज इक्वल टू, वायर की फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट I अपॉन 2πr, जहां पे वायर की फील्ड के इक्वल हो जाए। ठीक है। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट I अपॉन 2π इंटू BH, जहां पे वायर की फील्ड अर्थ की फील्ड के बराबर हो गई, वहां पे हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। और ये किस तरफ मिलेगा इस केस में? वेस्ट की तरफ। यही अगर करंट नीचे जा रही होती तो आपको ईस्ट की तरफ मिलेगा। ये वाले से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि वायर से कितनी डिस्टेंस पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो अपने को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अर्थ की फील्ड हमेशा कहाँ पे कहाँ होती है? साउथ से नॉर्थ। तो जहां भी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वहां फील्ड इसको एग्जैक्टली कैंसल करना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रल पॉइंट। तो अपना ये पूरा मैग्नेटिज्म का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।